काफी सारे बच्चों ने फुर्सत मार ली 10 मिनट के लिए। तो पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने इस क्वेश्चन पर काम करना शुरू किया था, ठीक है जी। पिछली क्लास में मैंने आपके सामने ये जो क्वेश्चन रखा था, चलो क्वेश्चन नंबर 35 को लेकर मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, रीजन पूछने के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 का रीजन आप क्या बताना चाहेंगे? व्हेनेवर आई डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड आई लुक अप माय डिक्शनरी। इसका रीजन मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में पूछा था और बातचीत को यहीं छोड़ दिया था। थोड़ा सा याद दिलाएंगे भाई, क्या रीजन आप लोगों ने इसका बताया था मुझे? मैं साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स भी देख रहा हूँ भाई। अभी ना ज्यादा दिमाग ना चला, पढ़ाई पे दिमाग लगा ले, ठीक है ना। अरे भाई ये टाइपिंग टेस्ट फुर्सत की बातें छोड़ दो, मेन सा बैच है तुम्हारा, अपना तुम सीरियस हो जाओ, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, फालतू की बकवासबाजी दाई बाई की टाइम पास की चीजों में दिमाग मत लगाओ। अपने पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, फालतू दिमाग मत लगाओ, ठीक है जी। व्हेनेवर का यूज एक बच्चे ने बताने का काम किया है, शायद मैं पहले भी बता चुका था कि जब हम व्हेन के साथ एवर जोड़ने की कोशिश करते हैं तो एवर अपने आप में ही एक फ्रीक्वेंसी है। एवर एक ऐसा शब्द है जो बताने का काम करता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आता है ये बताने की कोशिश करता है रिपीटिशन। और अगर ये रिपीटिशन बताने का काम कर रहा है तो कौन सा काम बार बार होता है, बात समझ में आ गई। इस व्हेनेवर का मतलब हमें समझ में आ रहा है, व्हेनेवर का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि कोई चीज जब बार बार होती है उस चीज को बताने के लिए व्हेन नहीं व्हेनेवर का यूज हुआ है। आई डाउट अबाउट द मीनिंग। अब देखो ये तो एरर आप लोगों ने बता दिया था कि आई डाउट अबाउट द मीनिंग है, तो इसमें एक्चुअल में ठीक है जी, क्लियर है। तो इसमें एरर कहां कौन सा बताया था आपने क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, है जी। अगर आप ये कहते हैं व्हेनेवर आई एम इन डाउट, अगर आप ये कहने की कोशिश करते हैं, आप ये कहते हैं व्हेनेवर आई एम इन डाउट, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये इन लिखा हुआ हमारे सामने प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ ये लिखा हुआ नाउन, और इन दोनों को अगर ध्यान से हम देखेंगे तो ये लिखी हुई एक लिंकिंग वर्ब है। इसका मतलब इनफैक्ट ये क्वालीफाई किसको कर रहा है? आई को कर रहा है। जैसे कि मान लो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना जी। मान लो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं, मैंने सेंटेंस लिख दिया, मैंने सेंटेंस लिखा आई एम हैप्पी, तो ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये जो लिखा हुआ एडजेक्टिव है इस लिंकिंग वर्ब की वजह से इस आई को क्वालीफाई कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि इस आई की स्टेट है, इस आई की अवस्था बताने की कोशिश करी जा रही है। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहां देखने की कोशिश करें तो लिखा है इन डाउट, ये लिखा प्रेपोजिशन हमारे सामने हुआ, और प्रेपोजिशन के बाद ये जो लिखा हुआ नाउन है, ये दोनों के दोनों मिलकर इनफैक्ट लिंकिंग वर्ब की वजह से एडजेक्टिव ही तो बना रहे हैं। अब एडजेक्टिव बनाने का मतलब क्या समझ में आया कि यानी कि ये इंसान अपनी अवस्था बता रहा है। अब अगर कोई भी इंसान अपनी अवस्था बता रहा है तो अपनी अवस्था से मीनिंग किसे लेना देना है नहीं। इसी की वजह से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ऑप्शन जो बी है वो क्रॉस होता है, इस ऑप्शन बी का कोई सेंस नहीं बचता। बात समझ में आ गई। तो बी फॉर बॉम्बे हम लोगों ने बाहर किया, ठीक है। फिर इसी ने एक और चीज कहने की कोशिश की, द मोमेंट। आप अगर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, देखो बेटा मैं भी इस टेक्नोलॉजी से ज्यादा, मैं 3 दिन से इस पे काम कर रहा हूं, तो लेकिन मैं ज्यादा इफेक्टिवली इस पर काम नहीं कर रहा हूं, बट बी श्योर अबाउट दैट थिंग, आपका पढ़ाई से कोई से लेना देना है नहीं। मैं 2-3 दिन के अंदर चीजों को स्मूथ कंडक्ट कर ले आऊंगा, ठीक है ना। फालतू की चीजों पर दिमाग लगाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो यहां पर इसने द मोमेंट अगर कहने की कोशिश की है तो ये टाइम बताने की कोशिश कर रहा है ना। यहां पर ये टाइम बताने की कोशिश कर रहा है, तो इस द मोमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये डाउट किस चीज पर कर रहा है? डाउट कर रहा है मोमेंट पर, जबकि तो जस्टिफाइड ही नहीं है ना। इसलिए हम लोगों ने इस लिखे हुए ऑप्शन सी को भी डिसकंटिन्यू किया, इसको भी हम फारिग नहीं करते। अच्छा समझ रहे? मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था, मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन इसलिए छोड़ा था कि मुझे आपसे रीजन जानना था कि क्या रीजन है इसके आंसर को मार्क करने के लिए, ठीक है ना। तो यहां तक तो बात अपने पल्ले पड़ गई। अब मुझे जो समझना है आई हैव, ठीक है ना जी। इस हैव को अगर हम समझने का काम करते हैं तो ये कई सारे मीनिंग हमें समझाने का काम करता है। सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करें तो पोजीशन बताने का काम करता है भाई, किसी भी चीज पर अधिकार, ठीक है ना, पोजीशन बताने का काम करता है। आपने कहा आई हैव अ कार, ठीक है ना जी। आप अगर ये चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं आई हैव अ कार, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया, अब ये बहुत नौटंकी होगी भाई मेरे साथ, ठीक है ना। तो पोजीशन बताया जा रहा है, ठीक है ना। इसी को अगर आप ध्यान से यूज करने की कोशिश करोगे तो ये रिलेशन का भी यूज करना सिखाता है, किसी से रिश्ता बताने की कोशिश करना, ठीक है ना। जैसे अगर हम कहने की कोशिश करते हैं, किसी इंसान का नाम ले लो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं किसी का नाम ले लेता हूं, मैंने कहा प्रियंका हैज अ बॉयफ्रेंड, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या समझ में आया भाई? इस सेंटेंस में ज्यादा कोई परेशानी है नहीं, सिंगुलर होने की वजह से इस हैव को हम हैज में कन्वर्ट करते हैं। आपने रिलेशन बताने का काम किया है, फाइन। रिलेशन के अलावा इससे और क्या बताया जा सकता है? इससे बताया जा सकता है हेल्थ के बारे में, ठीक है ना। हेल्थ के बारे में भी बताया जा सकता है, आप हेल्थ बता सकते हैं। आपने कहा आई हैव अ हेडेक, ठीक है ना जी। ये हेडेक के साथ आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, ये याद रखना, ठीक है भाई। इसी हैव के साथ हम और भी चीजें बता सकते हैं, ये आप लोगों के लिए कुछ नई चीज हो गई, प्लानिंग। किसी भी चीज को लेकर आप प्लानिंग भी बता सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज को लेकर एक प्लानिंग भी बता सकते हैं। आपने कहा वी हैव अ मीटिंग एट, किसी भी जगह पर नाम ले लेता हूं, मैंने कहा सीसीडी, कोई भी जगह आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। भैया बड़ा मुश्किल हो गया तो, ठीक है ना, एट द एयरपोर्ट, ठीक है भाई। तो ये बड़ा सिंपल सा हो गया, ये प्लानिंग की बात हो गई, ठीक है ना। प्लानिंग की बात अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो इसी प्लानिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि कोई भी काम करना जो आपने डिसाइड किया है उस चीज को बताने के लिए भी आप इस हैव का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना जी। आप प्लानिंग का हो चाहे कोर्स ऑफ एक्शन, कोई भी काम करने का प्रोसीजर जब आप देखते हैं तो इस सेंटेंस के पार्ट ए को आपने जस्टिफाई क्यों किया? क्योंकि ये बताने का काम करता है आपको प्लानिंग या फिर कोर्स ऑफ एक्शन, बात समझ में। इसी की वजह से इससे 35 के लिए ए फॉर एप्पल आपने मार्क किया। मैंने आपको 2 क्वेश्चन इसलिए छोड़कर दिए थे कि आप इन क्वेश्चंस पर दिमाग लगाने का काम करोगे, आप वजह को ढूंढने की कोशिश करोगे। बाकी सारे समझदार है, वजह ढूंढी नहीं किसी ने, सब अपना यहाँ तूफान छेड़ने आ गए। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाओ। ही लिखा है कि बिहेव्स लाइक कवर्ड। अब ये मुझे समझाना होगा बेटा, इसको आराम से लिख लीजिएगा। हैव के बहुत प्यारे प्यारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है भाई। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से देखें दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 36 बड़ा प्यारा है कि बिहेव्स लाइक कवर्ड। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, देखो ध्यान से। यही लिखा है कि अपने आप में सब्जेक्ट है और हम सब्जेक्ट को जानते हैं, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, दैट्स इट। आगे हमारे सामने लिखा है बिहेव्स। बिहेव्स अपने आप में एक एक्शन वर्ब है, ठीक है ना जी। बिहेव्स अपने आप में एक एक्शन वर्ब है। आप जानते हैं, शायद मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब अगर हमें लिखी हुई नजर आती है उसके बाद हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है भाई। और सब्जेक्ट के बाद अगर एक्शन वर्ब हम यूज करते हैं तो हम लोग इसके लिए जस्टिफाई करना चाहते हैं एडवर्ब से। ये चीजें हम लोगों की पड़ी हुई बच्चों, इसमें कोई नई चीज है नहीं, फाइन। इसमें कोई नई चीज नहीं है। अगर इसमें कोई नई चीज नहीं है तो इसे हटा लेते हैं भाई, ठीक है ना, इसे हम हटा लेते हैं। अब आ जाओ बच्चों इस लिखी हुई बातचीत पर। अब अगर ये एक्शन वर्ब हमें लिखी हुई नजर आ रही है, अब अगर ये एक्शन वर्ब हमें लिखी नजर आ रही है तो एक्शन वर्ब के आने वाले शब्द की अगर हम बात करते हैं तो उसे जस्टिफाई करने के लिए मुझे एडवर्ब ही तो चाहिएगी, बोलो हाँ, एडवर्ब ही चाहिएगी, है ना। अब आप लोग एक चीज जानते हैं कि इस लाइक को अगर, एक मिनट भाई, देखो मैं थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं हूं और आप बिल्कुल चिंता ना करें, थोड़े थोड़े दिनों में आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। लाइक को हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर दोस्तों, लाइक को हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना जी।
बेटा मैं पढ़ा दूं एक बार मुकुल, आप ज्यादा समझदार हैं, मैं एक बार पढ़ा दूं बेटा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको समझ नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है। चलो अब इस लाइक को और हम ध्यान से देखेंगे तो लाइक के इनफैक्ट दो तरह के फंक्शन हो सकते हैं। एक फंक्शन तो हमारे सामने कौन सा होगा, एक बार इसे ध्यान से समझने का काम करते हैं। लाइक का एक जो फंक्शन पे हट जाना भाई, क्यों मजे ले रहा है, ठीक है। लाइक का एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों प्रेपोजिशन। क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन। और जब ये प्रेपोजिशन की बात करता है, ये कंपैरिजन बताने का काम करता है, ठीक है ना। जो चीज समझाना चाह रहा हूं मुकुल उसको समझ ले, ठीक है ना। बता तो तुम्हें पता नहीं क्या दिया है, ये तुझे भी नहीं पता बेटा, थोड़ी देर में समझ आएगा, तो अच्छा बच्चा सीख सकता है, ठीक है ना। अब जब ये कंपैरिजन की बात करता है तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने तैयार करता हूं। जैसे मैंने कहा ही लाइक मी इज अ डॉक्टर, ठीक है बेटा, ये अपने आप में सेंटेंस हो गया, ही लाइक मी इज अ डॉक्टर। कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है। आप अगर इसे ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, आप अगर इसे ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये लिखी आपकी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के ठीक बाद ये लिखा हुआ इसका ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि इसके लिए लिखी हुई जो हमें, इसके लिए लिखी हुई जो हमें सब्जेक्ट की जरूरत है वो सब्जेक्ट का काम ही कर रहा है, जस्टिफाइड, ठीक है। वो मेरी तरह से एक डॉक्टर है, खत्म हो गई बातचीत। चलो कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल सीखो। देखो बच्चे, जब तक पेपर नहीं आपका है तब तक आपके अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज, आप जितना चाहे सीख सकते हैं, जितनी मेहनत करना चाहे मेहनत कर सकते हैं। अब व्यवहार मेरा भी बदलेगा, मेरी भी स्पीड बनेगी, आपका भी व्यवहार बदलेगा, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन हमारे सामने सीधा स्पष्ट है। आज आपको एरर की भी मैं पीडीएफ दे दूंगा, मेहनत करने का आपका समय आ गया है, ठीक है ना। क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने की हम स्पीड मेंटेन करेंगे। तो ये हो गया पहला दायरा। इसी लाइक को हम जब वर्ब की तरह से यूज करते हैं, तो वर्ब की तरह यूज करने का मतलब हमें पता ही है, जब हम किसी इंसान को अडोर करते हैं, लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं। बात समझ आ रही है। अडोर की जगह हम लोग इसी चीज को लव भी कह सकते हैं, इसी का एक और मीनिंग निकल कर आता है प्रेफर। मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है बेटा। हम अगर कहने की कोशिश करते हैं, आपने कहा आई लाइक आई लाइक टी, तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इसके तीनों सेंस समझ में आते हैं। आप पसंद करने की बात कर रहे हो, आप मतलब लव का मतलब पसंद करना भी होता है, ठीक है ना। लव तो आप वो भी करते हो जो मैं बताना नहीं चाहता। और एक हो गया आपका कौन सा बच्चों, प्रेफर, ठीक है ना। आप चॉइस बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इस लाइक का हमें एक मीनिंग तो ये समझ आ गया, ठीक है बेटा। इस लाइक का एक मीनिंग तो हमें ये समझ आ गया, फाइन। अब इस लाइक के मुताबिक अगर हम लोगों को देखना है तो ये वर्ब तो इस लिखे हुए सेंटेंस में है नहीं, ठीक है ना। ये वर्ब तो इस लिखे हुए सेंटेंस में है नहीं, सेंटेंस के अंदर लिखा है लाइक, सेंटेंस के अंदर लिखा है लाइक, ठीक है ना। जो चीज मैं समझा रहा हूं ना बेटा, उसमें गहरी बातें हैं, अगर आप ध्यान से सुन लोगे आप ही का उसमें फायदा है, वरना चीजें रह जाएंगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा, अधूरी चीजों का फिर कोई सेंस बनता नहीं है। तो ही बिहेव्स के बाद हम लोगों को लिखा हुआ नजर आया लाइक, ठीक है। लाइक के ठीक बाद इसने लिखने की कोशिश की है कवर्ड, ठीक है भाई। अब पहले तो ये समझना जरूरी है मेरे बच्चों कि ये कवर्ड अपने आप में क्या है। कवर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोडिंग अपने आप में क्या है, नाउन है। अब अगर मैं इसी नाउन से एडजेक्टिव बनाना चाहता हूं, ये आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है ना। अगर इसी नाउन से मैं एडजेक्टिव बनाने का काम करना चाहता हूं, तो बेटा नाउन से हम एडजेक्टिव किस तरीके से बनाएंगे, नाउन से एडजेक्टिव बनाने का तरीका सीख लो भाई। नाउन के साथ, नाउन के साथ जब हमें एडजेक्टिव बनाना है तो नाउन के साथ हम लोगों ने जोड़ने का काम किया एलवाई। नाउन के साथ एलवाई जुड़ते ही हम लोग इसका बना लेते हैं एडजेक्टिव। क्या बनाते हैं भाईजान, हम इसका बना लेते हैं बेटा एडजेक्टिव, ठीक है जी, क्लियर है। जैसे अगर हम कहने की कोशिश करते हैं, एक शब्द मैंने लिखा वुमेन, नाउन हुआ आपके सामने, और एलवाई इसके साथ जोड़ दिया, ये हो गया बेटा आपकी तरफ से एडजेक्टिव, खत्म होगी बात, फाइन। अब इसी को दूसरे तरीके से अगर मैं समझने का काम करता हूं, ठीक है ना जी, अगर इसी को मैं एडजेक्टिव के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं एलवाई, तो एडजेक्टिव के साथ एलवाई जब हम जोड़ने का काम करते हैं तो बनता है एडवर्ब, है ना। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल में लेकर चलने की कोशिश करता हूं और मैंने लिखा ब्यूटीफुल, इसी के साथ एलवाई जोड़ते ही ये हो गई आपकी एडवर्ब, कहानी खत्म हुई, है ना। दोनों चीजें समझ में आ गई। अब अगर मैं देखने का काम कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, यहां हमारे सामने जो सेंटेंस लिखा था वो लिखा था बिहेव्स, यहां हमारे सामने जो सेंटेंस लिखा था वो लिखा था बिहेव्स, ठीक है ना। तो अब इसके हिसाब से अगर ध्यान से देखा जाए, अब इसके हिसाब से अगर ध्यान से देखा जाए तो इस वर्ब को क्वालीफाई करना चाहते हैं हम। अब इस वर्ब को क्वालीफाई करना चाहते हैं तो मुझे क्या चीज चाहिए, एडवर्ब, है ना। अब अगर मुझे एडवर्ब चाहिए तो एडवर्ब बनाने का एक तरीका तो ये हमारे सामने आ गया एडवर्ब बनाने का एक तरीका तो हमारे सामने ये आ गया कि मैं इस कवर्ड जो कि नाउन है, नाउन के साथ एलवाई को मैं सफिक्स करूं, तो ये एलवाई को मैंने सफिक्स कर दिया, ये बन गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के साथ एलवाई फिर से सफिक्स करेंगे तो एडवर्ब बनेगा, ठीक है ना। यानी कि इसके साथ फिर से मुझे एलवाई सफिक्स करना पड़ा। कुल मिलाकर मेरे सामने जो शब्द निकल कर आ रहा है, मेरे सामने जो शब्द निकल कर आ रहा है वो क्या होना चाहिए, कवर्ड लिली, ठीक है। मेरे सामने क्या शब्द निकल कर आ रहा है, मेरे सामने शब्द निकल कर आया कवर्ड लिली। तो ये हो गया हमारे सामने पहला करेक्ट आंसर, ठीक है। चॉइसेस को ध्यान से देखोगे, चॉइसेस में यहां लिखा नजर नहीं आया, ठीक है ना। मैं आपकी स्क्रीन से क्वेश्चन को एक बार हटा देता हूं और स्क्रीन से क्वेश्चन हटाऊंगा तो आप देखेंगे कैसे, सॉरी ये तो मामला गड़बड़ हो गया। चलो कोई नहीं, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। ये वाली चीज आप लोगों ने देख ली होगी। यहां से मुझे ये चीज समझ तो आ गई है बच्चों, यहां से मुझे ये चीज तो समझ आ गई है कि इस कवर्ड के साथ एलवाई, एलवाई जब हम सफिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, एक बार एलवाई जोड़ने से एडजेक्टिव, एक बार एलवाई जोड़ने से ये एडवर्ब बना, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो सकता है कवर्ड लिली, ठीक है ना जी। अब ये एक पहला करेक्ट आंसर है। ये हमें आंसर ऑप्शंस में कभी भी लिखा हुआ मिल सकता है, अब नहीं लिखा मिला तो मैं ये देखना है कौन सी एडवर्ब का आंसर बना रहा है, ठीक है ना जी। यहाँ पर ये लिखी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा ये नाउन, तो कुल मिलाकर ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। हमें बनाना इसको एडवर्ब है, तो एडवर्ब बनाने के लिए हमें ये देखना पड़ा कि ये आंसर किस बात का दे रहा है। ये जो लिखा हुआ इसके बाद है ये आंसर मुझे देता है हाउ का, किस चीज का, हाउ का। और बच्चों हाउ का आंसर देने वाली जो भी हमारे पास एडवर्ब है, हाउ का आंसर देने वाली जो भी हमारे पास एडवर्ब है वो बेसिकली मैनर है, ठीक है भाई। अब मैनर अपने आप में एक नाउन हुआ, नाउन से ठीक पहले आप एडजेक्टिव यूज करते हैं, चेन बनानी मैंने सिखाई थी। एडजेक्टिव अगर आप यूज करते हैं तो इसी से ठीक पहले आप लोगों ने यूज किया कवर्डी, खत्म हो गई बातचीत, है ना। कवर्डली का यूज आपने किया, ठीक है भाई, खत्म हुई बात। अब हम इसी को अगर ध्यान से देखेंगे तो मैनर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से ए जोड़ा, ठीक है ना। ये आपका नाउन हुआ, ये आप लोगों का लिखा एडजेक्टिव हुआ, इसी नाउन की वजह से ये आर्टिकल ए यूज हुआ, ठीक है ना। अब इससे पहले मुझे प्रीपोजिशन लगानी पड़ी इन, तभी तो ये सब कुछ मिलकर एडवर्बियल फ्रेज बना। तरीका समझ में आया बना कैसे है। सिर्फ आंसर बता देना, सिर्फ आंसर बता देना मेरी नियत नहीं होती, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी आंसर को सिर्फ टिक टॉक कर देना उसमें कोई ज्ञान की बात थोड़ी है यार, ठीक है ना, उसमें कोई नॉलेज की बात थोड़ी है। अब ये भी आप लोगों का आंसर ठीक है, ये भी आप लोगों का आंसर ठीक है, दो आंसर आपके सामने आ गए। बात पहले पड़ी नहीं भाई, दो आंसर आपके सामने आए। टीचर खतरनाक हो सकता है, अगर मान लो मेरे जैसा कोई नालायक टीचर आपके पेपर में आ गया, ठीक है, आई मीन पेपर बनाने वाला आ गया और चॉइस आप लोगों के सामने मैनर को हटाकर अगर लिख कर दे दिया वे, तो बहुत सारे जो बच्चे रटने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे जो रटने वाले हैं वो चकरा जाएंगे, वो कहेंगे यार मैनर वाला शब्द हमने याद किया, हमने तो आज तक ये वाला याद किया था, ये कहां से आ गया, ठीक है ना। तो दिमाग लगाओगे तो बहुत खूबसूरती से समझ आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर होगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ के लिए आप लोगों ने जो आंसर बनाने की कोशिश की क्या चीज है जी, यहाँ पर आपने आंसर बनाने की कोशिश की टी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो अब मेरा जो सवाल उठता है, ये अपनी थीसिस आराम से लिख लेना बेटा, ठीक है ना। अब मेरा जो सवाल उठता है वो सवाल ये उठता है कि आखिर सी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। अब इस पर दिमाग लगाओ, ठीक है ना बेटा। जितनी मेहनत मैं यहाँ आपके साथ कर रहा हूँ उतना ही फायदा आप लोगों को एरर डिटेक्शन और फिलिप्स में मिलेगा। मैंने आपसे पूछा सी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, राहुल नाम का, मुकुल नाम का बच्चा समझदार बनना था बेटा, सी की वजह मुझे बता दो फटाफट से। ऑप्शन सी ठीक क्यों नहीं हुआ, इतनी जल्दी क्वेश्चन ना जाने दो बेटा सामने से, क्वेश्चन में खून खराबा छिपा होता है, इसीलिए अटकाऊंगा हर जगह पर। मैं कुमार वहीं आके खींच के मुक्का मारूंगा तुझे, ठीक है ना। ये लिख रहा है सर दिल्ली में कोरोना के न्यू केसेस ज्यादा आ रहे हैं, आप अपना ध्यान रखना। मेरे ध्यान की छोड़ दे, पढ़ाई पर दिमाग लगा बेटा।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत चिंता रखता हूँ अपने बच्चों की और इस समय मेरा दिमाग सिर्फ पढ़ाई पर है बेटा, ठीक है ना। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मैं घर से बिल्कुल नहीं निकला। लगातार 3 दिन आपके स्टूडियो पर मैंने काम किया है, लगातार 3 दिन तक इसी चीज पर मैं काम कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों का नुकसान ना हो। तुम्हारे बेटे मेरे को ये बता, सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? ये फैंसी स्टेटमेंट किस गधे ने बताया भाई? आप अगर ध्यान से समझोगे तो इस एज इफ को भी तो समझ लो ना। जब इस एज इफ को ही नहीं समझा तो फिर किस लिए दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो? एज इफ को समझा नहीं, दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो, ऑप्शन दिमाग में पहले पड़ा नहीं है, दिमाग पूरा दौड़ा दिया है ना। आगे ना गधे वाली बात, ठीक है ना। अब समझो ध्यान से इस एज इफ का क्या रूल होता है। अरे समझा दूं, बोल ही नहीं रहे यार। हाँ भाई समझा दूं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव ये कहां से लिया भाई तुम कलाकार आदमी? ये सब्जेक्टिव केस लिख रही है मनीषा, सब्जेक्टिव केस होता है बेटा, सब्जेक्टिव केस होता है। अब मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना बेटा, समझा देता हूँ। सीजीएल मेंस 2013 का क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना। भाई ये मेरे से थोड़ा सा चल नहीं पा रहा है। दो क्वेश्चन है बेटा, दोनों क्वेश्चन को कंसीडर करो। अरे इतनी गहरी बात है इस क्वेश्चन में, नहीं तो मैं छोड़ता ही नहीं ना मेरे बच्चों। और जितना फायदा यहाँ पर आप इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट में लगा के चलोगे ना, उतना ही फायदा आपको आगे मेंस में मिलेगा। बताओ फटाफट से। दो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, लगाओ दिमाग। अब आप अगर इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखोगे ना बेटा, इन दोनों सेंटेंसेस में खास फर्क समझ में आएगा, ठीक है ना। इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को समझने से पहले मैं आपको एक दूसरी डायरेक्शन में लेके चलने का काम करता हूं। ध्यान से देखने की कोशिश करना। इफ ही वर अलाइव, ही वुड हेल्प मी। ठीक है बच्चों, कल से याद रखना बेटा, कल सुबह 9 बजे से मैं आप लोगों की क्लास लेनी शुरू करूंगा, ठीक है ना। 9 से 10:30, सुबह सुबह का टाइम इतना खूबसूरत रहता है। सुबह सुबह के टाइम पर ना अपनी चीजें भी स्पीड से खींचती है, माइंड भी बिल्कुल फ्रेश होता है। पहले आप मेरे साथ 9 से 10:30 बजे, 9 से 10:30 तक आओ, उसके बाद गाड़ी और भी आगे खूबसूरती से हम लोग लेकर चलने की कोशिश करेंगे। अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो आपको एक बात समझ में आएगी। इफ ही वर अलाइव, आगे लिखा है ही वुड हेल्प मी। आप इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखोगे तो एक बात समझ में आएगी, इफ के साथ ये जो भी कुछ लिखा है ये अपने आप में कंडीशन है, ठीक है। और आगे ये जो भी कुछ लिखा है ये अपने आप में एक रिजल्ट है, ठीक है भाई। ये अपने आप में कंडीशन है और दोस्तों आगे जो लिखा है ये अपने आप में एक रिजल्ट है, फाइन। आप अगर ध्यान से देखोगे इसके मीनिंग को तो ये समझ में आती है बातचीत। इफ ही वर अलाइव ही वुड हेल्प मी, ना तो वो इंसान जिंदा है और ना ही उस इंसान ने मेरी मदद की। ध्यान से समझना इसका मीनिंग क्या है। ना तो वो इंसान जिंदा है, इसका मतलब इंसान खत्म हो चुका है, मर चुका है, और ना ही उस इंसान ने मदद की। बात समझ में आ गई? यानी कि ये बात हमें इस तरीके से समझ में आई कि जो हम लोग पास्ट सब्जेक्टिव के नाम से जानकर आ रहे थे, ठीक है ना, पास्ट सब्जेक्टिव नहीं, इसे बेटा पास्ट सब्जेक्टिव कहते हैं। पास्ट सब्जेक्टिव की क्या कंडीशन है? पास्ट सब्जेक्टिव ये कहता है कि इस इफ के साथ जब हम फ्रेम को तैयार कर रहे हैं सेंटेंस के, तो दोनों ही चीजें अनरियल है। ना तो वो जिंदा है, हमने सोचा ये चीज कि अगर वो जिंदा होता मेरी मदद करता, ठीक है दीपिका जी, मुझे क्या समझ में आया? इसका मतलब मुझे ये समझ में आया, ना तो इंसान जिंदा है ना ही उस इंसान ने मेरी मदद की। यानी कि यहाँ पर भी आपकी तरफ से अनरियल सिचुएशन है और यहाँ पर भी आपकी तरफ से अनरियल सिचुएशन है, और इस अनरियल सिचुएशन को मेंटेन करने का काम किसने किया हमारे सामने? इस इफ ने। बात समझ में आ गई? क्लियर है? लेकिन अगर मैं इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखने का काम करता, लिखा ही वॉक्स, यहाँ का मतलब समझ में ये आ गया कि कोई भी इंसान चलने का एक्शन तो रियल कर रहा है। अरे हाँ ना, कोई भी इंसान चलने का एक्शन तो रियल कर रहा है। चलने में कौन सी दिक्कत आ गई भाई? हाँ ना, तो यार चलने का एक्शन अपने आप में रियल है। अब इस एज इफ के बाद हमारे सामने बताने की कोशिश की है इमेजिनेशन। बात समझ में? इस एज इफ के बाद हमें बताने की कोशिश की है इमेजिनेशन, ठीक है ना। अब ये वाली जो बातचीत है ना भैया, इस वाली बातचीत को लेकर मैं आपके सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिख देता हूं। पास्ट सब्जेक्टिव में हम इफ का कब यूज करते हैं दोस्तों? पास्ट सब्जेक्टिव में हम इफ का यूज कब करते हैं? पास्ट सब्जेक्टिव में हम इफ का तब यूज करते हैं जब हम लोगों के पास ये जो कंडीशन है ये भी अनरियल हो। अनरियल का मतलब जो हो ही नहीं सकती, ठीक है। और इसके बाद जो ये रिजल्ट बता रहे हो बच्चों, ये भी आप लोगों का अपने आप में अनरियल है। बात समझ में आ गई? इसीलिए इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी लिखा हो हम यूज करते हैं वर या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर, और आगे लिखे हुए सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखने का काम करते हैं वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर। ये होगी हमारी इफ की कंडीशन। यहाँ तक समझ में आ गई बेटा? अब अगर हम इस ऊपर वाले सेंटेंस को ध्यान से देखने का काम करते हैं तो इस एज इफ का जिक्र हम सेंटेंसेस के बीच में रखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। और कायदा क्या तैयार होगा अब इसको ध्यान से समझो, ठीक है ना। कायदा हमारी तरफ से क्या तैयार हो गया भाई, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करो। इसको क्या हो गया भाई? लगता है ये भी बेचारा नहीं पढ़ने के लिए तैयार है, ठीक है भाई। हमारे सामने दो सेंटेंसेस आगे बच्चों, ठीक है ना। अब इस दो सेंटेंसेस के अंदर अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो हमें लिखा हुआ मिलता है क्या चीज? एज इफ। एज इफ की जगह हम लोगों को लिखा हुआ मिल सकता है एज इफ की जगह क्या चीज? एज दो, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों तरफ हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो बात ये समझ में, इसके बाद लिखा हुआ तो जो भी है वो इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन को बताने का तरीका आप जानते हैं, या तो सेकंड फॉर्म ऑफ हमें चाहिए, वर हमें लिखा हुआ चाहिए। लेकिन इससे पहले यानी कि ये तो इमेजिनेशन मतलब अनरियल सिचुएशन हो गई, और इसकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये वाली सिचुएशन अपने आप में कौन सी हुई? रियल सिचुएशन। तो इस रियल सिचुएशन के लिए हम इसके लिए कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। अब कंसीडर करो इस लिखे हुए पहले सेंटेंस को ध्यान से। अब इस लिखे हुए पहले सेंटेंस को कंसीडर करो। यहाँ पर उस इंसान का चलना प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। ये इंसान का चलना प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और लिखा कौन सी कैटेगरी में है भाई साहब? रियल कैटेगरी में। कोई इंसान चल सकता है भाई, चलने में क्या परेशानी है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है हमारे सामने की सारी जो हमारी पृथ्वी है उसी की है, ये इमेजिनेशन, ये संभव हो नहीं सकता। इसलिए इस बिलोंग्स को लेकर हमने क्या तैयार किया? बिलोंग, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। अब दूसरे सेंटेंस में देखने की कोशिश करो। मान लो उस इंसान को चलना ही नहीं आता, ठीक है। मान लो उस इंसान को चलना नहीं आता या फिर उसको चलने लायक है नहीं, एनी हाउ कोई भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पर यानी कि ये वुड के साथ जो वर्क लिखा है ये भी आपके सामने एक अनरियल सिचुएशन हुई, और आगे ये जो लिखी हुई बातचीत है इसको भी हम अनरियल सिचुएशन में लेके चलते हैं। तो इस अनरियल सिचुएशन के लिए दोनों तरफ हमें क्या यूज करना पड़ा? इफ को यूज करना पड़ा। बिल्कुल बेसिक चीज समझ में आ गई बेटा? अरे बिल्कुल बेसिक चीज समझ में आ गई बेटा। अगर बेसिक चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन रख दूंगा आपके सामने, दिमाग लगाओ इस चीज पर। क्वेश्चन इतना हल्का नहीं है ना बेटा, आप लोगों ने तो देखा उड़ा दिया होगा, बहुत उस्ताद आदमी मुझे पता है, सबके सब खतरनाक लेवल के लोग हैं, हैं जी।
अब इसको मुक्का मारूंगा मैं खींच के, इसने कहा बिलोंग क्यों किया? क्या सारी की सारी पृथ्वी किसी इंसान की हो सकती है? बिलोंग क्यों किया? ये है वो लोग नशे में कि जिनको कितना ही समझा लो लेकिन घूम फिर के रहना इनको वही बोतलों के बीच में ही है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई? अब मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, अब दिमाग लगाने की कोशिश करना। बेहोश आत्मा सीख ले, इसका नाम भी तो आरसी है, इसका अपना नाम लिखा हुआ आरसी। अब इस आरसी नाम लिखने से मुझे तो ये समझ में आ रही है पक्का थोड़ा सा खतरनाक किस्म का लड़का है। एक छोटा सा सवाल लिखने की कोशिश करता हूँ। इस सेंटेंस को ठीक करके दिखाओ भाई। अब लगाओ दिमाग, देखो कि कितने बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हिंट्स आपके सामने लिखे, अब लगाओ दिमाग। मैंने इस क्वेश्चन का आप लोगों से आंसर पूछा है, एक बार आंसर मुझे बताओ बेटा। अभी तक दो मूर्खों ने आंसर दिया, दोनों के आंसर गलत हैं। एक नित्या नाम का प्राणी है, गलत है। एक मुकेश है। सुमन का आंसर बिल्कुल सही है। नवीन का आंसर गलत है। अन्य का भी आंसर गलत है। राहुल का आंसर सही है। ग्रीसमेटिक आपका आंसर गलत है। कुछ बच्चे ही कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं, बाकी सब बर्बाद है। ठीक है ना? सत्यपाल जी आपका आंसर भी ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं समझना होता है, बस तुक्के लगा के आगे बढ़ जाओ और ऐसा लगता है इन लोगों को हमने इन्होंने आंसर बता दिया, इन्होंने किला फतेह कर लिया। इन्हें ये थोड़ी पता है कि यहाँ खिलजी बैठा है। सर बोथ सिचुएशंस आर अनरियल। लग गया दिमाग? अब आप इसे देखने की कोशिश करोगे कि राखी नाम की इंसान उड़ सकती है, ये आपकी तरफ से अनरियल है। ये जो लोग इसका आंसर करेक्ट नहीं कर रहे वो इंसान मेरे ख्याल से उड़ते ही उड़ते हैं। भगवान इनको उड़ाए तो उड़, मैना उड़, इनको भी उड़ाए साथ साथ। अब यहाँ पर ये अनरियल सिचुएशन है और आगे लिखी हुई बातचीत है, ये भी आपके सामने अनरियल सिचुएशन है। तो दोनों अनरियल सिचुएशन होगी। अनरियल सिचुएशन दोनों तरफ है, तो इफ की कंडीशन अपने आप में बिल्कुल सही है। अब अनरियल है तो इसे भी हटाकर पास्ट सब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करो। अगर ये भी अनरियल सिचुएशन है तो इस फ्लाइज को हटाकर क्या लिखने की जरूरत है? वुड फ्लाई। कहानी खत्म। बताओ किस चीज का दर्द है भाई? बात समझ में आ गई? तो दिमाग लगाना सीखो यार, यूं थोड़ी कुछ भी लगा के कुछ भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर लो। समझ में आ गई बातचीत भाई? आराम से देखना, आप लोगों ने बहुत गहरा कॉन्सेप्ट मेरे साथ आज बैठकर डिस्कस किया है और जिन्होंने नहीं समझा कोई बात नहीं, अगले साल फिर से तैयारी कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन 36 को। ही बिहेव्स लाइक कवर्ड। अब हम कंडीशन के अंदर कब इमेजिनेशन लगाते हैं? जो है नहीं वो होना चाहिए। हम इमेजिनेशन कब लगाते हैं? जो बच्चों है नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? इसी कॉन्टेक्स्ट में लगाने का काम करते हैं, जो है नहीं वो होना चाहिए। अब इस लिखे हुए सेंटेंस के अगर सी ऑप्शन को आप ध्यान से देखोगे तो अब मेरे ख्याल से मेरी मेहनत सफल हो सकती है कि इस एज इफ से पहले ये जो लिखा हुआ है हमारे सामने, इस एज इफ से पहले जो लिखा हुआ है ये तो रियल सिचुएशन ही लिखी हुई है। क्या रियल सिचुएशन? उस इंसान का बिहेव करना, उस इंसान का बिहेव करना। ठीक है, ये तो हमें रियल सिचुएशन है। इस एज इफ के बाद हम लोगों को जो लिखनी है वो अनरियल सिचुएशन लिखनी है भाई? ये वाली हमें अनरियल सिचुएशन लिखनी है। अगर हमें अनरियल सिचुएशन इस तरफ लिखने की कोशिश करनी है तो कुल मिलाकर ये अनरियल सिचुएशन इस कॉन्टेक्स्ट में तो इमेजिनेशन की बात कर रहा है। आप इमेजिनेशन किस चीज का करते हो? जो है नहीं उसके बारे में सोचना। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो है नहीं उसके बारे में सोचना। अब कोई इंसान बिहेव ऐसे करे, वो क्या बनना? क्या वो एक कावड़ बनना चाहता है? कॉन्टेक्स्ट फेल हो गया। बात समझ में आ गई? कोई भी इंसान कावड़ बनने की इच्छा थोड़ी रखता है, इमेजिनेशन थोड़ी रखेगा। इसी की वजह से इसी ऑप्शन को हमने डिस्कार्ड किया। समझ में आई बातचीत? पता तुक्का लगाने वाले के लिए सारे के सारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना भाई? तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे को आंसर मार्क कर दिया। अच्छा एक बात बुरा मत मानना, बिल्कुल बुरा मत मानना। अप्रोक्स आई हैव स्पेंट मोर देन 40 मिनट्स ऑन दिस क्वेश्चन। अप्रोक्स 35 मिनट्स आई हैव स्पेंट ऑन दिस क्वेश्चन। 35 मिनट्स नहीं, 30 मिनट मैंने इस चीज पर लगा दी। एक एवरेज और तुक्का लगाने वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? बेटा ये जो लाइक कवर्ड लिखा मिले या कवर्डली लिखा मिले, ये दोनों गलत होते हैं, इसकी जगह इन कवर्डली मैंने लिखना है, यही बताया जाता है और इतने में कहानी खत्म। यहाँ खून फूक देते हैं अपना समझाने के लिए, तो बेटा आदतें सुधारो। ठीक है ना जी? चलो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया अपना? हाँ भाई ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया अपना? कवर्ड हो सकता है बट इच्छा नहीं रखता, हटाओ ना। क्वेश्चन 37 पर बेटा, क्वेश्चन 37 पर लिखने की कोशिश करना चाहते हैं अब हम। ठीक है जी? इन्हें हम लोग कहने की कोशिश करते हैं बच्चों ग्रामेटिकली डिस्ट्रीब्यूटिव्स या डिस्ट्रीब्यूटिव। इन्हें हम कहने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? ये मीनिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। और जब मीनिंग को डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं तो ईच, आइदर और एक शब्द हमारे सामने आता है नाइदर। ठीक है ना? ईच की अगर हम बात करते हैं तो इस ईच का मतलब समझ में आता है वन आउट ऑफ द गिवन। अब ये गिवन कितने हैं इसकी संख्या निर्धारित नहीं है। फाइन। आइदर की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब समझ में आता है वन आउट ऑफ टू। ठीक है? और नीदर की अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो ये नेगेटिव मीनिंग को कॉन्टेक्स्ट करता है तैयार, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। फाइन। अब आप इनको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना जी? अगर आप इनको समझने की कोशिश करोगे दोस्तों, ठीक है ना जी? अगर आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल एक सीधी सी बात ये है कि अच्छा देखो डिस्ट्रीब्यूट करने के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं जतिन, विवेक, आकाश, बलवंत। अगर डिस्ट्रीब्यूट के मीनिंग को समझने, कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करूं, मान लो मेरे पास 10,000 रुपए हैं। ठीक है जी? मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मेरे सामने 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं। मेरे पास 10,000 रुपए हैं और कुल मिलाकर 100 स्टूडेंट्स हैं और मुझे दोस्तों इस लिखे हुए स्टूडेंट्स की संख्या में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बताओगे जरा किसको कितना मिलना चाहिए? मैंने आपसे पूछा बेटा कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, 100 स्टूडेंट्स के बीच मुझे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। बताओगे जरा क्या डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे? बताओ बेटा सुमन। सर एट द एंड ऑफ द क्लास प्लीज एक्सप्लेन पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल एक्सरी। क्या मैंने आपको मॉडल एक्सरी की पास्ट फॉर्म बताई है? पहले मुझे यस या नो में आंसर दो बेटा। क्या मैं मॉडल एक्सरी की पास्ट फॉर्म्स बता चुका हूं आप लोगों को? अरे इस गणित को बाद में हल करेंगे। एक आयुष नाम का बच्चा कह रहा है कि सर मॉडल एक्सरी की पास्ट फॉर्म जरा एक्सप्लेन कर देना। क्या मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को? सभी बच्चों का आयुष आंसर आ रहा है? यस सर। अपनी वीडियोस में देख लेना बेटा, करा रखा है एक्सप्लेन। ठीक है ना?
एक चीज को एक ही बार ढंग से समझा सकता हूं, मैं बार-बार के लिए मैं फुर्सत नहीं रखता। अब मैंने आपके सामने एक छोटा-सा गणित लगाने की कोशिश की और गणित क्या है कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? 10,000 रुपया मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया और आपने इसमें यूनिटरी वैल्यू निकाल दी और एक स्टूडेंट को कितना पैसा मिलना चाहिए? आपने निकाल दिया, एक स्टूडेंट को 100 रुपया मिलना चाहिए। तो जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो दोस्तों, जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त आप कहां पर पहुंच गए? संख्या 1 पर, है ना? जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कहां पहुंचे? संख्या 1 पर आप पहुंचने की कोशिश करते हो और जैसे ही आप संख्या 1 पर पहुंचने की कोशिश करते हो, तो इसी की वजह से ये सारा का सारा लॉजिक तैयार होता है, ठीक है भाई? इसी की वजह से सारा का सारा लॉजिक तैयार होता है। कुल मिलाकर ये जितनी भी कहानी लिखी है, सबके साथ आप यूज करने की कोशिश क्या करोगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, कहानी खत्म हो गई। डिस्ट्रीब्यूट जब भी किया जाता है तो वन एट अ टाइम की कंसीडरेशन है। आप वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना? जब हमारे सामने सब्जेक्ट होता ही नहीं, वो भी अपने आप में सिंगुलर ही कंसीडर किया जाता है। तो कहानी यहां पर खत्म हो गई। लिखा नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, ठीक है भाई? अब नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा की अगर हम बात करें तो इसमें करेक्शन 37 में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन 37 में क्या करेक्शन होना चाहिए? कोई भी करेक्शन नहीं होना चाहिए। सेंटेंस 37 अपने आप में बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? खत्म होगी बात। इस नीदर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग अगर निकला जाए, अगर इसका, ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा बेटा, आराम से लिख लेना। अगर इस नीदर को हम समझने का काम करें, ये समझ लो बेटा, आगे भी मीनिंग काम आएगा आप लोगों के। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। इसका मीनिंग एक निकल कर आता है नॉट ईदर, क्या समझ में आया भाई? इसका एक मीनिंग निकल कर आता है नॉट ईदर, ठीक है जी? और इसका एक मीनिंग और निकल कर आता है बोथ नॉट, ठीक है ना? तो सेंटेंस के अंदर अगर हमें ईदर के साथ नॉट लिखा मिले या बोथ के साथ नॉट लिखा मिले, इन दोनों को हटाकर हम इंप्रूव करते हैं हमेशा नीदर के साथ। तो इस सेंटेंस में कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई? यहां तक की बात अपनी क्लियर है? तो क्वेश्चन 38 पर दिमाग लगाते हैं। आई यूज्ड टू हैव वेरी थिक हेयर। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाओ। इस यूज्ड टू की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया है इस यूज्ड टू के फंक्शन के बारे में। से प्लीज यस और नो। भाई मुझे आप लोगों से सुनना है, यस और नो। बताओ जरा बेटा, क्या हम इसके बारे में बात कर चुके हैं? बेटा जब इस यूज्ड टू की हम बात कर चुके हैं तो यूज्ड टू का मतलब समझ में आएगा कि ये पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन के बारे में बात करता है, यानी कि वो एक्शन जो पहले होता था अब नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है इस बात में जस्टिफिकेशन अपने आप में ही है। एक छोटा सा सवाल फिर से लेकर चलने की कोशिश करता हूं। एक सवाल मैंने आपके सामने लिखा, रश्मि यूज्ड टू वेक अप एट 7 AM। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने तैयार किया दोस्तों, ठीक है ना? क्लियर है? एक सेंटेंस मैंने आपके सामने तैयार किया। बस ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बस इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना मुझे एक बार समझा दो। इस सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनेगा? मेरे को याद आ जाएगा, आप लोगों को पता है या नहीं पता है? इस सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनाया जाए तो नेगेटिव कैसे बनेगा वो मुझे बता दे बार। इसके नेगेटिव बनाने के क्या तरीके हैं? इसका नेगेटिव बनाने का एक तरीका तो आप लोगों को याद होगा ही, यूज्ड नॉट टू, ठीक है? और इसी का एक दूसरा तरीका याद होगा, आप लोग नेगेटिव बनाने के लिए डिड के साथ जोड़ते हैं, डिड नॉट यूज टू। याद आ गया भाई? ये पुरानी बात है, अपन डिस्कस कर चुके हैं, अपन इस चीज को पढ़ चुके हैं, ठीक है ना बच्चों? तो 38 के अंदर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। क्लियर है? 38 के अंदर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर, ठीक है बच्चों? चलो इसको देख लेना, ये आपको पढ़ा हुआ है बेटा। आयुष अपनी पिछली वीडियोस को देख लिया करो, ठीक है ना? सब कुछ कराता जा रहा हूं मैं धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी गहराई पर जा चुके हो, ठीक है ना? इट विल टेक यू, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करने की आदत डालो। बेबी सोना मोना को टाइम देना कम कर दो, आपका पेपर आ रहा है, ठीक है ना? ठीक है ना मेरे भाई? मेरा एक स्टूडेंट है पुष्पेंद्र, ठीक है ना? वो जब से पेपर की कल से नोटिफिकेशन आई उसने घर छोड़ दिया भाई साहब। वो अपनी पत्नी के पास भी नहीं रुकता, पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहता है उसका, पता है तुम्हें? ठीक है ना? गॉड ब्लेस यू पूनम जी, गॉड ब्लेस यू। चलो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 39 पर आ जाओ, ठीक है ना? कल सुबह से संग्राम छेड़ना शुरू करूंगा, कल सुबह से मीटर खींचना शुरू करूंगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39। मेरी स्क्रीन थोड़ी सी बंद हो गई बच्चों। हाँ जी, क्वेश्चन 39 कहता है बच्चों हमारे सामने, दे रीच्ड एट कैलकाटा ऑन मंडे लास्ट, ठीक है जी? अभी सेंटेंस को अगर ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, दे रीच्ड एट कैलकाटा ऑन मंडे लास्ट। हाँ भाई, तो यार बताओ, करेक्शन बताओ। मैंने दो सेंटेंसेस लिखे बच्चों, सारी बातें छोड़कर एक बार दो सेंटेंसेस को करेक्ट करके दिखाओ प्लीज। स्क्रीन ऑन कर देना एक बार सर। हाँ जी बच्चों, दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन दोनों के दोनों क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख लिए हैं और समझ लिए तो आपको खेल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? बता दो बच्चों क्या है खेल, ठीक है ना? देखो बेटा, मैं जो चीज चाहता हूं ना उस चीज को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ लो। आप किसी भी पेपर में जाओगे, कभी भी जाओगे, किसी भी क्वेश्चन को जब भी सोल्व करोगे ना, तो आपको ये चीज सीखनी होगी, आपको ये चीज सीखनी होगी, आपको ये चीज समझनी होगी। जस्ट अ मिनट प्लीज, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो रही है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो रही है बेटा, 2 मिनट रुक जाओ बस। विनीत आपने आंसर दे दिया बेटा, बताओगे आपने आंसर क्यों दिया? विनीत नाम का एक बच्चा है, इसने आंसर दे दिया है, ठीक है ना? इसने अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है और मैं इसके आंसर देने के तरीके से इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि मैं इसे बहुत प्यार देने वाला हूं। आप देखना इसको कितना प्यार मिलने वाला है। आपने बेटा आंसर दे दिया, क्या बताओगे इसका रीजन क्या है? देवकीनाथ जो पढ़ाया जा रहा है बेटा ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना? दिमाग ज्यादा मत दौड़ाओ अपना।
आप अगर इन दोनों बातों को ध्यान से देखने का काम करते हो, ठीक है ना जी, रवि मूर्ख मत बनो बेटा, चीजों को समझो। आप अगर इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखने का काम करोगे तो ये आई आप लोगों के सामने लिखा हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट है। कायदे से जो भी हमारा ये सब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन है, कोई नई बात नहीं, ये आपकी तरफ से सब्जेक्ट हुआ, ठीक है भाई। अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है भाई। और लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी हम लोग लिखने का काम करेंगे, लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी हम लिखने का काम करेंगे वो अपने आप में क्या होगा, एडजेक्टिव या नाउन होगा। इसका मतलब अगर आप कहते हैं आई एम एट IGI एयरपोर्ट, इसका मतलब ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ये सारा का सारा इस आई की तो प्लेस को जस्टिफाई कर रहा है, यानी कि ये मुझे आंसर भले ही वेयर का दे रहा है लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, किसकी वजह से, इस लिंकिंग वर्ब की वजह से। क्लियर है। अब अगर मैं इस एम के बाद यहाँ लिखा हुआ देखने का काम करता हूं तो इस हेयर को आप एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये अपने आप में खुद में ही एक एडजेक्टिव है। अब खुद में ही एडजेक्टिव है तो हम जानते हैं कि किसी एडजेक्टिव से पहले प्रीपोजिशन यूज होती नहीं है। इस प्रीपोजिशन के करेक्ट फंक्शन पर मुझे लगता है पूरे 2 दिन लगा दिए थे हम लोगों ने। समझ में आई बातचीत। अब ये तो था खेल लिंकिंग वर्ब का। अब अगर मैं यही चीज इसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करूं और मैं कहने की कोशिश करता हूं, मैंने आपके सामने कहा आई एम गोइंग और उसके बाद मैंने लिख दिया IGI एयरपोर्ट, तो क्या ये सेंटेंस बच्चों सही है? अब आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये आप लोगों की ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं। गोइंग अपने आप में एक एक्शन वर्ब है ना। अब इस एक्शन वर्ब के बाद नाउन का लेना देना क्या हुआ सर? यहाँ पर इस एक्शन वर्ब को भी अगर थोड़ा ध्यान से हम समझें तो इसके अंदर गहराई छिपी हुई है। और किस बात की गहराई छिपी हुई है, आओ बेटा इसको समझो ध्यान से देखोगे ना बेटा, इस एक्शन वर्ब को अगर ध्यान से देखेंगे तो इन्हें हम कहने की कोशिश करते हैं वर्ब्स ऑफ मूवमेंट। क्या लिखा देखो ध्यान से, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना जी। मूवमेंट का आंसर क्या होता है? मूवमेंट का आंसर होता है या तो कहीं जाने की बात कर रहे हो या कहीं से आने की बात कर रहे हो, है ना। यानी कि मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, या तो कहीं जाने की बात कर रहे हो या फिर कहीं आने की बात कर रहे हो। अब अगर वर्ब्स ऑफ मूवमेंट जो कि बताने का काम कर रही है हमें एक्शन के बारे में, जो कि बताने का काम कर रही है हमें एक्शन के बारे में, तो इस एक्शन होने की वजह से, इस एक्शन होने की वजह से, अरे भाई इस एक्शन के होने की वजह से ही हम लोगों को एडवर्ब ही तो चाहिएगा, है ना। क्योंकि ये लिखा हुआ अपने आप में नाउन है, इसे एडवर्ब बनाने के लिए इससे पहले मुझे प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ गई। बात समझ में आ गई? क्लियर है। लेकिन हमारे सामने जो वर्ब्स ऑफ मूवमेंट है, जैसे मैंने आपके सामने कहा गो, कम, ट्रेवल, रीच, ट्रैक, कम्यूट, एक्सेट्रा, इन सभी की सभी जो वर्ब्स है ना, इन सभी के बाद हमें वेयर का आंसर देने वाले शब्द चाहिए, एडवर्ब चाहिए। फाइन। तो अब अगर इस लिखे हुए सारे शब्दों में अगर इस रीच को ध्यान से देखा जाए तो इस रीच के बाद जो भी आप लिखने का काम करोगे वो वेयर का आंसर चुपचाप देगा, उसे कोई फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस रीच के बाद जो वर्ब्स ऑफ मूवमेंट की हम बात करते हैं तो हमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। बात समझ में? तो कई बार हम लोगों को बेवजह चीजों को लेकर चलने की कोशिश होती है। आयुष नाम का एक बच्चा कह रहा है, जिसको थोड़ी देर पहले मैंने बड़े प्यार से समझाया था। आयुष नाम का लड़का कह रहा है सर यू डिडंट टीच पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल एक्सिलरीज, ठीक है। और ये कहते हैं आई एम श्योर ऑफ इट स्टूडेंट्स आर लाइंग दैट इट इज टॉट। ये कह रहे हैं आपके आयुष जी, ठीक है ना। लो तो भैया एक बार सेंटेंस देखना बेटा, आपको याद होगा या नहीं। एक बार ध्यान से देखना बेटा, ऐसी कोई बातचीत मैंने आप लोगों को बताई है या नहीं। मैंने आप लोगों से इन चीजों का मीनिंग पूछने की कोशिश की थी। बच्चों अगर ये 3 सेंटेंसेस ध्यान से देखना, क्या आप लोगों से मैंने ये मीनिंग पूछे थे भाई? देखना बेटा आयुष, ये 3 सेंटेंसेस इनका मैंने आपको टाइम के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट पूछा था। शायद आपको याद आया होगा कि इसका अगर हम कॉन्टेक्स्ट तैयार करते हैं तो ये प्रेजेंट, इसका कॉन्टेक्स्ट शायद आपको याद आता होगा ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हम यूज करते हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट में यूज करते हैं, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम पास्ट में यूज करते हैं। पता है बच्चों? नहीं मुझे आयुष का आंसर जानना है, बाकी सभी का तो आंसर मुझे मिल गया है। ये हाल है सर बच्चों का इस ऑनलाइन कोचिंग में ना सर, ये सबसे बुरा हाल है। इस ऑनलाइन कोचिंग में सबसे बुरा ये हाल है, मतलब कोई क्लास देखता नहीं, वीडियोस में कितनी शिद्दत से कोई चीज कराई जा रही है, एक एक क्वेश्चन के लिए 40-40 मिनट लगाने के बाद ये हाल है, बताने के बाद ये हाल है, और वो ऐसे दावा कर रहा है जैसे वो एफिडेविट दे देगा कोर्ट में कि आपने नहीं कराया, बाकी सब बच्चे झूठ बोल रहे हैं। हाँ भी आयुष बाबू कुछ याद आ रहा है बेटा? देखना जरा, ये 3 क्वेश्चन लिखे थे मुझे आज भी याद है, ये क्वेश्चन लिखवाए थे आपको। और इसी के बाद फिर मैंने इसी के बेसिस पर आप लोगों को मीनिंग बताने की ये कोशिश की थी कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मॉडल एक्सिलरी के साथ हम जब हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें जो बताने की कोशिश करता है, ये हमें बताने की कोशिश करता है पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन। देखना बेटा मिस्टर आयुष, ये फ्रॉड कमेंट्स करने वाले होते हैं सर, या तो ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर होते हैं या उनके पाले हुए बच्चे होते हैं। नहीं ये करियर के स्टूडेंट्स होते हैं, ये जो होते हैं ना दाएं बाएं से आ जाते हैं सर, ठीक है। नहीं पता कि कुछ नहीं, अभी तो ब्लॉक होगा सर परमानेंट, ये करियर से ही ब्लॉक होगा। अभी देखो मैं इसको बहुत प्यार देने वाला हूँ, ये अभी बहुत प्यार से महफिल से जाएगा। ये फ्रॉड है सर। हाँ भाई आयुष साहब आएंगे नहीं, अभी आएगा नहीं, ये फ्रॉड है सर। अभी 10 मिनट ब्लॉक हो जाएगा परमानेंट करियर से, ठीक है ना। चलो भाई तो हम अपने, हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू। जस्ट मिनट प्लीज। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, रीच अपने आप इंट्रांजिटिव वर्ग के लॉजिक से भी आप तैयार कर सकते हैं। चलो आयुष जी तबियत ठीक होगी बेटा? कोई बात नहीं, तबियत तो मैं ठीक करूंगा बेटा, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा तुम जैसे नालायक हो। हाँ जी यहाँ तक की बात समझ में आ गई, इसी की वजह से हम लोगों ने C4 चाइना को आंसर मार्क किया। क्वेश्चन 40 पर आ जाओ बच्चों हमारे सामने, आई डिड नॉट सॉ माय कजन इन मैड्रास। आप लोगों ने मेरा YouTube पर अगर जो सेशन है वो देखा होगा तो शायद याद होगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को वर्ब के फंक्शंस बताए थे, ठीक है ना जी। सी का मतलब एक संबंध है परसेप्शन से, जिसकी अगर हम नॉर्मल बात करें तो देखना, ठीक है ना। सी का मतलब देखना है, आप अगर इसका सिनोनिम तैयार करना चाहें तो लुक कह सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। इसी की सेकंड फॉर्म हो गई बच्चों सॉ, और इसी की थर्ड फॉर्म हो गई सीम, खत्म हो गई बात। अगर मैं इसी की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करूंगा तो इसका मतलब होता है टू कट, सॉ का मतलब होता है कट, इस काटने का मतलब है किसी चीज को आरी से काटना, ठीक है ना। क्लियर है? फाइन, इसको हम कहते हैं बच्चों आरी से काटना।
हाँ, प्रिया नाम के बच्चे ने बता दिया है, जो आयुष ने सवाल पूछा है क्लास नंबर 41 के 44th क्वेश्चन में कराया हुआ है। क्लास नंबर 41 है, क्लास नंबर 41 है, लेक्चर नंबर 41 है और क्वेश्चन नंबर 44 में ये करवाया हुआ है आप लोगों को पास्ट वाला मॉडल एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। ठीक है आयुष, कोई बात नहीं। इस सॉ का मतलब टू कट, ये बेसिकली आरी से काटना है, दो हिस्सों में बांटने का काम करना है और इसी की जब सेकंड फॉर्म हम तैयार करते हैं सॉर्ट और इसी की थर्ड फॉर्म, ये रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आप इस लिखे हुए क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे बच्चों, ठीक है ना, अगर आप इसे क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, मैं कभी क्लास की छुट्टी करके खुश नहीं हूं, लेकिन बेटा जब मजबूरी सामने ऐसी आ जाती है कि मैं ही लाचार हूं, अब स्टूडियो को लेकर कोई मजाक नहीं, लॉकडाउन की स्थिति में करियर की टीम, बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी लोग हैं, कहां से चीजों को मैनेज कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसके बाद ऐसा व्यवहार देखने को मिले कि सर सारे स्टूडेंट झूठ बोले, तो फिर ऐसी आग लगती है कि इसका जोहर कर दिया जाए। ठीक है ना, तो अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग सॉ को देखने की कोशिश करते हैं तो इसका तो कॉन्टेक्स्ट ही बदल गया। आई डिड नॉट सो माय कजन इन मैड्रॉस, इसका तो मीनिंग डैमेज हो गया। इसका मतलब आपने भाई को आरी से काटने की सेंस नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आना सेंसिबल क्या हुआ, सी। ठीक है ना, ये हल्के फुल्के भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, कई बार होता है कि हमारा दिमाग ये कहता है कि हमने मान लिया किसी चीज को यही पेपर आता है, ऐसा है नहीं बेटा। क्वेश्चन 41 पर दिमाग लगाते हैं। सेवरल डिसाइपल्स, अगर हम किसी डिसाइपल की बात करते हैं तो डिसाइपल वो स्टूडेंट होता है, ये वो स्टूडेंट होता है जो किसी रिलीजियन की, ठीक है ना, या किसी भी तरीके की चल रही जो समाज में प्रैक्टिसेस हैं उनकी जानकारी लेने का काम करता है, उसे हम डिसाइपल कहते हैं। ठीक है बेटा, उसे हम डिसाइपल कहते हैं जो धर्म शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसे हम डिसाइपल कहने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट पर आ जाओ, जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे देखने की कोशिश करते हैं। सेवरल डिसाइपल्स फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ देयर गुरु। ठीक है ना, प्लूरल होने की वजह से दोस्तों, प्लूरल होने की वजह से अगर हम चीजों को समझने का काम करें, क्वेश्चन नंबर 41 पर मैं आंसर जानना चाहता था। देखो अगर हम इसको समझने का काम करते हैं, देखो अगर हम इसे समझने की काम करते हैं तो फॉलो अपने आप में एक ऐसी वर्ब होती है, फॉलो अपने आप में एक ऐसी वर्ब होती है, ठीक है ना, फॉलो अपने आप में एक ऐसी वर्ब होती है जो किसी भी इंसान के रास्ते को ट्रैक करने की कोशिश करता है। ठीक है ना, कोई इंसान चल रहा है, आप उसके, जो भी कोई इंसान चलने का काम कर रहा है, तो जो इंसान चल रहा है आप उसके चलने के कदमों को ही ट्रैक कर रहे हो, ये हो गया आप लोगों का फॉलो। ठीक है ना जी, लेकिन इसका मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि ये आपका गुरु है, आगे आगे चल रहा है और पीछे इसके चेले इसी के कदमों के हिसाब से चल रहे हैं, जबकि ये सेंसिबल है नहीं। बात समझ में आ रही है, ये कहना सेंसिबल है नहीं। सेंसिबल कहना क्या हुआ, इसकी एक फ्रेजल वर्ब का सवाल है, फॉलो के साथ इन क्या यूज होना चाहिए, फॉलो के साथ क्या यूज होना चाहिए भाई, इधर से भी कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है ना, फॉलो के साथ जब हम इन करने की कोशिश यूज करते हैं तो इसका मतलब समझ में आता है टू इमिटेट। ये पता नहीं कौन कौन से इमिटेट, पता नहीं कौन कौन से लॉजिक लगा रहे हैं। ठीक है, ये कहां से यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई अपने आप में, ये कहां से यूनिवर्सल ट्रुथ है अपने आप में। ठीक है भाई, समझ में आ गया। फॉलो इन का मतलब होता है टू इमिटेट, अनुसरण करना, नकल उतारना, जैसे उनके गुरु करते हैं उसी तरीके से वो अपने जीवन में आगे काम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आप लोगों का होना चाहिए वो ये, सिर्फ फॉलो का मतलब होता है किसी के रास्ते को ट्रैक करना। 41 के लिए ए फॉर एप्पल आपकी तरफ से करेक्ट हुआ। क्लियर है, क्लियर हुआ भाई। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट पर आ जाओ मेरे दोस्तों, हमारे सामने अगला सवाल आता है, इसे हम कहने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 42, आई डिड नॉट सी हिम सिंस ही रोट लास्ट। ठीक है, आई डिड नॉट सी हिम सिंस ही रोट लास्ट। ठीक है, बेसिकली ये टेंस के फंक्शन को समझाने का काम करता है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझाने का काम करूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा ही समझाऊंगा, क्योंकि ज्यादा समझा दूंगा तो फिर कुछ समझदार इंसान और ज्यादा परेशान हो जाते हैं बेचारे। देखो बच्चों, जब हम इस सिंस की बात करते हैं, जब हम इस सिंस की बात करते हैं, मैं बता चुका हूं ये दो तरीके से फंक्शन हमारे सामने रखता है। एक तो ये टाइम को डिनोट करने की कोशिश करता है, ठीक है, एक तो ये टाइम को डिनोट करने की कोशिश करता है। ठीक है ना, जब ये टाइम को डिनोट करने की कोशिश करता है, हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है से, बता चुका हूं शायद मैं आप लोगों को। फाइन, अब जब ये बात करने की कोशिश कर रहा होता है आपके सामने, तो ये हमेशा पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताने की कोशिश करता है, ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताने की कोशिश करता है। ठीक है ना, ये तो हो गई हमारी पहली बातचीत। अब दूसरी बातचीत से अपन मिलने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात से मिलने की कोशिश करते हैं। हाँ बच्चों, तो सिंस का जब हम टाइम के साथ यूज करते हैं तो ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम से बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखने की कोशिश करूं, सेंटेंस मैंने लिखा रीना हैज बीन, रीना हैज बीन लिविंग इन कनाडा सिंस 2010, तो इस लिखे हुए सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है मेरे दोस्तों। ठीक है ना जी, क्लियर है। एक मिनट, ये कोई बच्चा कुछ लिख रहा है, मुझे एक बार इसको देखना होगा यार। क्या हो गया प्रियांशु तुम्हें, क्या हो गया बेटा, मुझे समझ नहीं आता कई बच्चे बेवजह के क्यों कमेंट करते हैं यार, क्या हो गया बेटा।
चलो कोई नहीं, कुछ हुआ होगा। तो इस सिंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंस के बाद ये जो भी ईयर बताया जा रहा है पास्ट का, अब अगर इस चीज को बेटा टाइमलाइन से हम समझने का काम करें, बता चुका हूं मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को, ठीक है ना। अब अगर इस टाइम को आप देखने का काम करो तो ये तो 2020 हो गया, इसका मतलब ये 2010 से अगर रह रहा है तो यहाँ की अगर बातचीत को मैं समझने का काम करता हूँ, ये लिखा है मेरे सामने प्रेजेंट, तो इसके रिवर्स में अगर आप आओगे तो ये पास्ट पास्ट हुआ, ठीक है। इस बात का मतलब ये समझ में आया कि रीना नाम का कोई बच्चा है जो 2010 से 2020 तक तो रह चुका और रहने का काम वो अभी भी कर रहा है। यही चीज बताई गई थी पहले, है ना, यही चीज बताई गई थी आप लोगों के साथ पहले। तो इस तरीके से इसका कॉन्टेक्स्ट तैयार होता है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। इसी की वजह से एक नियम हमारे सामने इस तरीके से बताया जाता है हमेशा, या फिर अगर मैं कहना चाहूँ रटाया जाता है कि सिंस के साथ हम लोग जो बताने का काम करते हैं पास्ट स्पेसिफिक टाइम। अब पास्ट स्पेसिफिक टाइम अगर बताया गया है दोस्तों, तो पास्ट स्पेसिफिक टाइम की वजह से ही हम इसके इस तरफ यूज करने की कोशिश करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, और सिंस क्योंकि टाइम अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, इसी की वजह से हम इस तरफ यूज करने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है भाई। तो बेटा इस लिखे हुए क्वेश्चन पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक मिनट जाओ, ये नया स्टूडियो बड़ा हैक्टिक सा हो रहा है बच्चों, तो इसलिए थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक दो दिन में सबका माहौल सेट कर दूंगा मैं, ठीक है भाईजान। तो ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं फिर से दिखाई देता हूं भाई। हाँ जी, क्वेश्चन को देखो बेटा, मुझे बता दो कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ सेंटेंस में आई डिड नॉट सी हिम की जगह होना चाहिए आई हैव नॉट सीन हिम, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हटाकर सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्यों यूज कर बैठे, इसका तो सीधा सा रीजन है, मैं आपको पहले भी बता चुका था कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनसे एक्शन कभी रिप्रेजेंट नहीं होता, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनसे कभी एक्शन रिप्रेजेंट नहीं होता, वो बेसिकली कहलाती है हमारी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है ना। सिटी वर्ब्स नहीं होती हैं, वो ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम एक्शंस के साथ रिप्रेजेंट नहीं करने की कोशिश करते, उन्हें हम नॉन एक्शन कैटेगरी में रख सकते हैं। ये नॉन एक्शन वो वॉइसेस वाली कैटेगरी में रखना भाई साहब। इन्हें अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो इनमें आती है आपकी सेंस, इनमें आती है आप लोगों की फीलिंग, इनमें आती है आप लोगों का पोजेशन, इनमें आता है आप लोगों का अपीयरेंस, इनमें आता है आप लोगों का एक और कैटेगरी जिसे हम लोग कहते हैं मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस का मतलब बच्चों याद रखिएगा दिमाग कैसे यूज करते हैं। तो और इनके अलावा अगर कुछ ना बचे तो उठाओ और मिसलेनियस कैटेगरी में रख डालो, ठीक है ना जी। जैसे अगर इन्हीं के आधार पर मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखने की कोशिश करूं, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट तैयार करता हूं। जैसे अगर मैंने कहा एक छोटा सा सेंटेंस, ईशा इज रिस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा ईशा इज रिस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स, क्या ये सेंटेंस हमारे सामने सेंसिबल है? सर अगर सिंस प्रीपोजिशन की तरह यूज होंगे तो क्या करेंगे? ये फिर से वही कुछ आ गया भाई, ये सिंस जो यूज हो रही है प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर, ये जो सिंस है ये प्रीपोजिशन की तरह से यूज हो रहा है। यहाँ पर अगर मैंने जो लिखा है 2010 अपने आप में नाउन है, यहाँ पर आपने जैसे ही सिंस लिखने का काम किया तो ये क्या हो गया आपका, ये प्रीपोजिशन का तो काम कर रहा है। यहाँ पर सेंटेंस बना दोगे तो कंजंक्शन का काम कर रहा है, लेकिन बना ये बेचारा टाइम नहीं रहा है। तुम्हें कुशाग्र नाम का अर्थ पता है बेटा? तो अगर हम इसे देखने की कोशिश करते हैं तो कोई भी इंसान अगर किसी की रिस्पेक्ट करता है तो रिस्पेक्ट करने में कोई एक्शन नहीं होता, रिस्पेक्ट में कोई एक्शन नहीं होता। अगर रिस्पेक्ट में कोई एक्शन नहीं होता, ओहो ये यार स्क्रीन हटानी पड़ेगी। कोई नहीं बच्चों, कल सुबह वाली क्लास में कई सारी चीजें मैं पहले से सीख लूंगा, अच्छे तरीके से मैनेज करूंगा, ठीक है ना। अगर लिखा ईशा इज रिस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स तो रिस्पेक्ट करना एक्शन नहीं होता, ठीक है ना। और जहां एक्शन नहीं है उसे हम इंडेफिनिट टेंस के साथ बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसे हटाकर हम लोगों ने यहां लिखने का काम किया रिस्पेक्ट्स, ठीक है भाई। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। ये जो 6 कैटेगरीज हमारी हैं इन्हें हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं, इन्हें हम इंडेफिनिट टेंसेस में ही यूज करते हैं, इन्हें कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। तो कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज करते तो प्रेजेंट परफेक्ट से ये सेटिस्फाई होते हैं, कॉन्टिन्यूअस इनके साथ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 6 कैटेगरी से संबंधित हुआ, इसलिए आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है भाई, इसलिए आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट मीनिंग को तैयार करता है। चलो भाई साहब क्लियर हो गया बेटा। अभी अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आ गया भाई। देखो कल मेरे को याद दिलाना बेटा, कल क्वेश्चन नंबर 43 से गाड़ी को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है ना। दो बातें कर लेता हूं आप लोगों से, आज मैं ज्यादा तो नहीं गाड़ी खींच पाया, पर कल मीटर बहुत अच्छे तरीके से अपन खींच के चलेंगे। सुबह 9 बजे से आप लोगों की क्लास है, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, सुबह 9 बजे से आप लोगों की क्लास है और 10:30 तक मैं गाड़ी को खींचूंगा, ठीक है ना। तो सुबह सुबह सारे नहा